हाँ जी बेटा, लेट अस स्टार्ट। जो आते जाएंगे धीरे धीरे। आज हमारा टॉपिक है ऊर्जा संसाधन के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत। तो ऊर्जा संसाधन का जो परंपरागत स्रोत है उसका जो सबसे पहला और जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो कौन सा है? कोयला। कौन सा बेटा? कोयला। ठीक है। हेलो, आज का जो हमारा टॉपिक है हम पढ़ेंगे कोयले के बारे में। टॉपिक ले लो, कोयले। कोयला बनता कैसे है और कितनी प्रकार का होता है, आज हम इसी के बारे में करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, कोयला जो है वो परंपरागत स्रोत है और भारत में कोयला बहुतायत, बहुतायत का मतलब है ये बहुत मात्रा में, काफी मात्रा में पाया जाता है। और ये क्या है? जीवाश्म ईंधन। कोयले को हम क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन। अगर कई बार क्वेश्चन कोयले के नाम से ना आए और ये पूछा जाए कि जीवाश्म ईंधन के बारे में बताइए, उसकी विशेषताएं बताइए, तो आपको कोयले के बारे में लिखना है। और बहुत बार आता है क्वेश्चन इसी टाइप से, डायरेक्ट कोयला ना देकर जीवाश्म ईंधन के नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको कोयले का ही लिखना है। जीवाश्म ईंधन का मतलब है जो जीवाश्म से, जीवाणुओं के जो गले सड़े अवशेष है उनसे बना हो। ठीक है, वो इस तरह का ईंधन है जो वनस्पतियों के गलने सड़ने से, पादपों के गलने सड़ने से बनता है। ठीक है। भारत में कोयला बहुतायत मात्रा में पाया जाता है और जीवाश्म ईंधन है। यह देश की ऊर्जा आवश्यक, जो भी ऊर्जा देने वाली चीजें हैं उनका एक महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है। इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन, घरेलू उद्योगों के लिए किया जाता है। यानी कोयले का प्रयोग हम ऊर्जा को बनाने के लिए, जैसे फैक्ट्री वगैरह से हमारी, और एक मिनट रुकना बेटा, इश्यूज हो रहे हैं नेट पे। काना इसको देखना, इसमें लिखा आ रहा कुछ इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं। कोयले का जो प्रयोग है वो ऊर्जा उत्पादन के लिए, यानी कोयले का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऊर्जा उत्पादन के लिए। जब हमें ऊर्जा चाहिए होती है कारखानों में या फैक्ट्रीज में, या हम घर में भी अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करते हैं, तो कोयले से ईंधन के रूप में कोयले का प्रयोग करते हैं। ठीक है। घरेलू जरूरतों के साथ साथ इसका उत्पादन ऊर्जा के लिए भी किया जाता है। भारत अपनी वाणिज्यिक, वाणिज्यिक का मतलब है व्यापारिक, व्यापार करने के लिए जिस चीज का प्रयोग करता है उसमें भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। व्यापार के लिए जिन चीजों का उत्पादन करेगा तो ऊर्जा काफी मात्रा में चाहिए, काफी मात्रा में वो इस ऊर्जा की तलाश में रहेगा जो उसे सुलभता से मिल जाए और थोड़ी सी सस्ती मिले। तो इस चीज के लिए हमारी जो आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है ऐसा साधन कौन सा बनेगा? फिर कोयला। सबसे पहले बेटा अपनी अटेंडेंस को क्लिक करो 2 मिनट के लिए, मैं भूल जाऊंगी। फिर पहले अपनी अटेंडेंस लगाइए आप सभी। हो गई? चलो आगे चलते हैं। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं कि कोयले का निर्माण पादप पदार्थों के लाखों सालों तक संपीड़न से, संपीड़न का मतलब है उनके जमीन में दबे रहने से। कोयले का निर्माण कैसे हुआ? लाखों सालों की प्रक्रिया के बाद होता है, 1-2 दिन की प्रक्रिया नहीं होती, लाखों हजारों साल लगते हैं कोयले को बनाने में। लाखों सालों की, लाखों सालों की संपीड़न क्रियाओं के फलस्वरूप कोयला बनता है। कैसे बनता है? संपीड़न की मात्रा, यानी जो कोयला होता है उसके दबने की मात्रा की, उसकी गहराई कितनी है, उसकी दबने का समय क्या है, मतलब जब जो भू वैज्ञानिक होते हैं जो जमीनों का पूरा वर्णन करते हैं, जिनकी जानकारी होती है, तो वो क्या करते हैं,
कि हर एक चीज को हमको पता होता है कितने समय पहले ये चीज बनी, किस चीज के द्वारा निर्मित हुई। तो जब कोयले का गहराई से अध्ययन किया गया तो वैज्ञानिकों ने जो पृथ्वी का अध्ययन करते हैं उन्होंने बताया कि कोयला जो है ये पादप पदार्थ यानी जो वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं या जो हमारे जीव जंतु हैं वो जब मर जाते हैं तो उनके अवशेष शेष बच जाते हैं, तो लाखों सालों तक ये अवशेष दबते गलते सड़ते रहे हैं, जिसके कारण धीरे धीरे ये ताप में, दबाव में और उष्मा के प्रभाव में आए और ये धीरे धीरे पादप तथा प्राणियों के इन अवशेषों से एक कठोर चीज कोयले जैसी एक पदार्थ का निर्माण हुआ। कहने का तात्पर्य कोयले का निर्माण पादपों से और जीवों से हुआ है। पादपों का मतलब है जितनी भी वनस्पति है, पादपों से और जीवों से। लाखों सालों के संपीड़न क्रिया के बाद हुआ है। और इसका पता हम कोयले की जो किस्में हैं कि कौन सा कोयला किस प्रकार का है, कम जलने वाला है, ज्यादा जलने वाला है, ज्यादा धुआं देने वाला, कम, उसका पता हम उसकी गहराई से, उसके समय से कि कितने सालों पहले ये बना, कितनी गहराई तक ये दबा हुआ है, उसके द्वारा पता लगा सकते हैं। तो कोयला कई तरह का होता है। देखिए दलदलों में जो क्षय होते हुए कोयले, जो दबे हुए कोयले हैं, उसके आधार पर कि कितने समय पहले इस कोयले का निर्माण हुआ, कितनी गहराई में हुआ, कितना मोटा है, इसके जलने की क्षमता क्या है, उसके आधार पर कोयलों का वर्गीकरण किया गया है और इसे 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले ये दिखाता है पीट कोयला। 4 तरह के कोयला बताए इसे। पीट, अजीब से नाम है, तुम भी हंसोगे कि किस तरह का कोयला है। पीट कोयला, फिर लिग्नाइट दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर होता है इसका बिटुमिनस। 4 तरह की कोयले की टाइप्स होती हैं। और चौथा एंथ्रेसाइट। पहले इन सबके नाम याद करने और अपनी नोटबुक में नाम लिख लो आप। एंथ्रेसाइट, पहला पीट कोयला, दूसरा लिग्नाइट कोयला, तीसरा बिटुमिनस कोयला और चौथा एंथ्रेसाइट कोयला। अब हम एक एक के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए पीट कोयला जो है ये सबसे निम्न कोटि का यानी सबसे हल्का कोयला है, इसे बहुत बढ़िया नहीं माना जाता है और यह लकड़ी के समान जलता है। जलेगा, लकड़ी जब जलती है और तो क्या देती है, धुआं देती है। तो ये पीट कोयला जो है ये लकड़ी के समान जलने का मतलब क्या हुआ कि ये लकड़ी की तरह धुआं देता है। इसमें कम कार्बन होता है, कार्बन की मात्रा कम होती है, नमी की मात्रा ज्यादा होती है। कह रहे हैं ना राइटर इसमें कम कार्बन, नमी की उच्च मात्रा, यानी नमी ज्यादा होगी तभी तो धुआं देगा, सिला सिला सा होगा। लकड़ी जब सिली सिली सी होती जलती है, आप तो ग्रामीण एरिया से हो तो आपको पता होगा, आपने ईंधन को जलते हुए देखा होगा। तो जब लकड़ी जलती है और वो नमी वाली लकड़ी होगी तो धुआं साथ में देगा। तो इसी तरह से जो पीट कोयला है इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है, 40% से भी कम कार्बन होता है। कार्बन जो होता है वो जलने में मदद करता है। जब इसमें मात्रा ज्यादा है और ताप क्षमता भी कम है, यानी ये उष्मा भी कम देता है। तो क्या कहने का तात्पर्य है कि जो पीट कोयला है ये निम्न कोटि का कोयला है, हल्का कोयला है। तो उसके बाद इसमें कार्बन की मात्रा कितनी, 40%। इसमें कार्बन की मात्रा 40% होती है। और फिर उसके बाद हम आते हैं लिग्नाइट। हेलो, हाँ जी, कुछ पूछ रहे हैं? लिग्नाइट जो कोयला है ये निम्न कोटि का भूरा कोयला है। लिग्नाइट दूसरे नंबर का कोयला है और ये भूरा कोयला है। और ये कहां पर मिलता है, इसके जो भंडार है लिग्नाइट कोयले के, अगर 1 नंबर के क्वेश्चंस में आपसे बीच में से पूछेंगे, देखिए आप ये मत सोचिए कि 1 नंबर के क्वेश्चन अलग से बनेंगे। अब जैसे जैसे आपकी रीडिंग होती जा रही है उसमें जैसे मैं समझा रही हूँ कोई भी क्वेश्चन 1 मार्क से आ सकता है, इसलिए ध्यान दीजिए। लिग्नाइट जो कोयला है इसके भंडार का मतलब बहुत मात्रा में ये कहाँ मिलता है, तमिलनाडु के नवेली जिले में। जब हम मैप को देखते हैं तो तमिलनाडु में सबसे नीचे दिखाई देगा और वहां का एक एरिया है
नवेली, वहां पर मिलता है। आपसे पूछा जा सकता है और बहुत बार ये क्वेश्चन में आता है कि लिग्नाइट टाइप का जो कोयला है ये कहां पर मिलता है। तमिलनाडु के नवेली में मिलेगा और विद्युत उत्पादन में प्रयोग किए जाते हैं। यानी जो लिग्नाइट टाइप का कोयला है इसका प्रयोग बिजली, देखिए आप हैरान हो रहे होंगे सुन के कि पानी तो से बिजली पैदा होती है, लेकिन ताप से भी बिजली पैदा होती है। इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? विद्युत उत्पादन में और गहराई में दबे तथा अधिक तापमान में से प्रभावित होता है। लिग्नाइट कोयला बहुत गहराई तक दबा होता है और इसका तापमान बहुत ज्यादा होता है और इसमें कार्बन की मात्रा 40 से 60% होती है। ये 40 से 60। उसके बाद हम आते हैं तीसरी तरह के कोयले पर, जिसे हम बिटुमिनस कोयला कहते हैं। गहराई में दबा होता है, अधिक तापमान होता है और वाणिज्य प्रयोग में सबसे ज्यादा कौन सा कोयला यूज होता है? बिटुमिनस। 60 से 80% इसमें कार्बन की मात्रा होती है। बहुत अच्छा टॉपिक है और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप इसको उतार लेना और इसके ऊपर डाल भी लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लेना, इसको आज जाते ही याद कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन हर साल पेपर में आया हुआ होता है। आपको इसको पढ़ना है, बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है। ये बड़ी क्लासेस में आपके जो एंट्रेंस टेस्ट होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, उनमें एक एक नंबर का कोयला पूछा जा सकता है, लेकिन आपके सब्जेक्ट में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऊर्जा का उत्पादन होने के साथ साथ ये हमारे क्षेत्रों में बनता है। इसलिए इसकी प्रक्रिया, इसका महत्व, इसका इंपॉर्टेंस आपने सारी चीजें पढ़नी है। आज इस क्वेश्चन को याद करना। 5 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर में हर साल आता है, ध्यान देना बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखकर इस पे आप टिक कर लो और इसको याद करना है। समझ गए हो? हेलो, ठीक है बेटा। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं सॉरी, नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन जो कोयला है बिटुमिनस के बाद आता है यहाँ पर एंथ्रेसाइट। ये इसमें कार्बन की मात्रा होती है वो 80% होती है। कितनी? 80%। कार्बन जो होता है वो कोयले की जलाने में मदद करता है, उसकी ताप को बढ़ाता है। तो जितना ज्यादा कार्बन की मात्रा होगी वो कोयला उतना ही अच्छा होगा। सबसे कम यहाँ पर है तो ये कोयला आपने देखा ना, निम्न कोटि का है। सबसे श्रेष्ठ कोयला एंथ्रेसाइट है, ये आपने ध्यान रखना है। सबसे हल्का कोयला पीट कोयला और सबसे सर्वोत्तम किस्म का जो कोयला है वो कौन सा है? एंथ्रेसाइट। और व्यापार के लिए, बिजली उत्पादन के लिए जिस कोयले का प्रयोग करते हैं वो है बिटुमिनस। सब कोयलों की अपनी अपनी विशेषता है, सारी टाइप्स हैं, सबके अपने अपने एक गुण है। अब जो भी कोयला है वाणिज्यिक प्रयोग में सबसे ज्यादा बिटुमिनस का प्रयोग होता है और धातु शोधन पे भी। धातु शोधन का मतलब है धातुओं को गलाने में, जैसे बड़े बड़े लोहे की चादरें होती हैं उनको जब धातुओं में बदला जाता है, किसी भी तरह तांबे की है कोई भी, तो उसको गलाकर चादरों के रूप में पीट कर उसका एक स्वरूप दिया जाता है। तो उस धातु शोधन में भी इस कोयले का प्रयोग किया जाता है, किसका? बिटुमिनस का। और लोहे के प्रगलन में भी कोयले का महत्वपूर्ण स्थान है। लोहे को गलाने में अगर कोयला नहीं होगा तो आप देखिए कितनी ऊर्जा, कितनी लाइट हम फूकेंगे। जब कोई किसी धातु शोधन प्रयोग में इसका प्रयोग किया जा सकता है, तो सबसे ज्यादा जो कारखानों में यूज होता है हमारे जो ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों में, वो है कोयला, जिसे जीवाश्मी ईंधन के नाम से भी हम जानते हैं। और इसकी 4 टाइप्स होती हैं। सबसे अच्छा कोयला एंथ्रेसाइट होता है, लेकिन व्यापार के लिए बढ़िया कोयला भी यूज करने की कोई ज्यादा नीड नहीं होती, इसलिए बिटुमिनस कोयला भी वहां चल सकता है, ठीक है। अब ये तो थी कोयले की किस्म, कोयले का महत्व। अब कोयला हमें किस तरह से, हमने निर्माण की प्रक्रिया को जान लिया कि कोयला हमें पार्कों से मिलता है, लाखों सालों के संपीड़न तो 2 तरह की भूगर्भीय सेल होती है। हम इसका यहाँ पर लिखेंगे कि कोयला, अगला नेक्स्ट टॉपिक, ये कोयला था, यहाँ पर कोयला का प्राप्त होना। कोयला भूगर्भिक सेल क्रम में पाया जाता है। पता तो होना चाहिए ना, उसी चीज में हम उसको तलाशेंगे। भूगर्भिक सेल क्रम में पाया जाता है। कौन कौन सी होती है वो? एक है गोंडवाना और दूसरी है टर्शियरी।
नाम थोड़े ऐसे मिलेंगे, आप ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। ये जो पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट जो है ये कोयले की किस्में है कि ये कोयला इतनी प्रकार का होता है। और ये जो है ये सेल क्रम में उसकी प्राप्ति है कि गोंडवाना सेलों में मिलता है या टर्शियरी सेलों में मिलता है। दो तरह की सेलों में मिलता है। और कम से कम जो आयु है गोंडवाना सेल की, यहाँ पर ये 200 साल पुराना कोयला है, 200 लाख साल पुराना गोंडवाना में। और टर्शियरी में 55 लाख। तो यानी ये इनका आविष्कार भी हुआ, ये 200 लाख तो बहुत पुराने हो गए। तो एक गोंडवाना जिसकी आयु 200 लाख वर्ष में से कुछ ज्यादा ये 200 लाख वर्ष से पहले का बना हुआ है जो गोंडवाना कोयला, आपको इतना ध्यान रखना है। और जो टर्शियरी कोयला है उसको बनाने में अभी 55 लाख वर्ष साल पहले ही प्राप्ति हुई है उसकी। जो कोयले की ज्यादातर खादानें हैं वो गोंडवाना कोयले की खानों में मिलती हैं। जो टर्शियरी है वहां पर गोंड कम मात्रा में मिलता है। गोंडवाना कोयला जो है ये धातु शोधन, कोयले का उपयोग अधिकतर धातु शोधन में, लोह प्रज्वलन में होता है। तो गोंडवाना जो कोयला है ये धातु शोधन में काम आता है। और इसके निक्षेप जो मिले हम जहां से हमने इसको खोद के निकाला है, तो ये दो किस्मों में मिला, एक गोंडवाना की किस्म है, एक दूसरी टर्शियरी की सेलों में। दो तरह की सेलों में ये पाया गया है, एक गोंडवाना सेल जो 200 लाख साल पुरानी है, एक टर्शियरी सेल जो 55 लाख साल पुरानी है। ठीक है। झरिया, रानीगंज कोयले की जो खाने हैं गोंडवाना जो कोयला मिला है, गोंडवाना की जो सेलें हैं वो कहाँ पर है, झरिया में, रानीगंज में, बोकारो में। और इसकी जो महत्वपूर्ण और भी स्थान है वो कौन कौन से हैं, गोदावरी, महानदी, सोन में, वर्धा। जो भी हमें खनिज मिलेंगे वो सब चट्टानों में मिलेंगी। चट्टानें कहाँ मिलेंगी, नदियों के मार्ग में मिलेंगी। तो ये जो भी नदियां हैं जैसे महानदी होगी, गोदावरी होगी, वर्धा है, सोन है, ये सब नदी घाटियां हैं, यहाँ पर हमें कोयले की विभिन्न प्रकार के निक्षेप मिल रहे हैं। टर्शियरी कोयला कहाँ पर मिला, मेघालय में, असम में, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में। तो आज का जो आपका टॉपिक है मैथ वर्क में आपने कोयले की स्थान दिखाएंगे, कोयला क्षेत्र कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, और दोनों दिखाने गोंडवाना भी कि गोंडवाना किस्म की कोयला कहाँ किस क्रम में पाया जाता है, और दूसरा टर्शियरी। मैप में आपने बुक के पीछे मैप है वहां से आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। यह मान रहे कि कोयला स्थूल पदार्थ है, यानी स्थूल का मतलब भारी। पेंसिल साथ लेकर बैठा कीजिए, आप नोट कर सकते हैं। स्थूल का मतलब होता है भारी। कोयला एक भारी पदार्थ है जिसका प्रयोग करने पर भार घटता है और ये राख में परिवर्तित हो जाता है। यानी इसका नाम भी जीवाश्म ईंधन इसलिए कि ये जब हम इसको जलाते हैं तो ये जलकर एक राख के रूप में प्राप्त होता है। अनवीकरण योग्य संसाधन है, ये एक बार खत्म हो जाए तो इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है, लाखों हजारों साल लग जाते हैं। क्योंकि कोयला तो हमें पूर्ण रूप से प्राप्त होगा नहीं, राख भी मिलेगी। कोयले के जलने के बाद बचता क्या है, राख बचती। तो यह राख में परिवर्तित हो जाता है। इस कारण जितने भी भारी उद्योग है, ताप विद्युत ग्रह और कोयले के, वो सारे कहाँ बनाए जाते हैं, कोयले के निकट जो स्थान है जहां से कोयले की खानें होती है। देखिए कोयला इतना भारी और स्थूलकाय होता है कि इसको किसी चीज में ढोकर कहीं भी ले जाते हैं तो लोडिंग का कितना खर्चा आता है, कितने इसके श्रमिक चाहिए इसको ढोने में, उतारने में, और इसको बार बार व्हीकल में बड़ी दिक्कत आती है। इसलिए जितनी भी खाने हैं उनके नजदीकी कोयले से निर्मित जो भी स्थान है वहां पर ये बनते हैं। ठीक है। विद्युत ग्रह कोयला क्षेत्रों और उनके निकट ही स्थापित किए जाते हैं। भारत में कोयले के पश्चात पेट्रोलियम दूसरा परंपरागत ऊर्जा का संसाधन है। पेट्रोलियम को हम क्या कहते हैं, आज हमने कोयले के बारे में पूरी जानकारी को पढ़ा है। उसके बाद दूसरा आता है पेट्रोलियम। ये परंपरागत संसाधन है किसके, ऊर्जा के। अब सेकंड नंबर पर आता है पेट्रोलियम। ठीक है। किसी का फोन आ रहा है, किसी का कहीं तो नहीं। हाँ नीचे बोल रहा था, मैं सुन रही थी इसको। टाइम बताइए क्या हुआ, मैं उसके आगे
बेटा टाइम बताओ, नेक्स्ट टॉपिक को कर पाएंगे या नहीं? हम टाइम देख लो एक बार। 10 मिनट में हो ही जाएगा, टॉपिक कर लेते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम जो है भारत में कोयले के पश्चात दूसरा साधन है। पहला कोयला, दूसरा पेट्रोलियम। ये भी कैसा संसाधन है? ऊर्जा का परंपरागत। आपको ये ध्यान रखना है, ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम्पल में कि गैर परंपरागत संसाधन बताइए, परंपरागत बताइए, नवीकरण योग्य बताइए, अनवीकरण योग्य बताइए। तो आपको पता होना चाहिए इनकी विशेषताओं के साथ, आप ध्यान से समझ के पढ़िए। पेट्रोलियम दूसरा प्रमुख साधन है। और क्या है? खनिज तेल। कोयला क्या था? जीवाश्म ईंधन। पेट्रोल क्या है? खनिज तेल। ताप व प्रकाश के लिए ईंधन का काम करता है, जो हमारे व्हीकल्स है, मशीनों को चलाने के लिए, और अनेक विनिर्माण उद्योगों को पेट्रोलियम कच्चा माल प्रदान करता है। यानी हमारी जो गाड़ियां चलती हैं, वाहन चलते हैं, उनके साथ साथ हम कह सकते हैं कि ये मशीनों में भी प्रयुक्त होता है। और मशीनों में विनिर्माण, किसी चीज का जब हम निर्माण करते हैं, निर्मित करते हैं किसी चीज को और उसका उत्पादन करके आगे हम निर्यात करते हैं, ऐसे उद्योगों के लिए हम पेट्रोल का यूज करते हैं। अनेकों तरह की तेल शोधनशालाएं हैं, जिनको संश्लिष्ट वस्त्र, हम जो वस्त्र बनाते हैं ना, उसमें भी पेट्रोलियम डाला जाता है। हमारे कपड़ों का रंग गहरा करने के लिए जाएगा। वस्त्र उर्वरक में भी, असंख्य रसायन उद्योगों में भी एक नोडीय बिंदु, नोडीय का मतलब मुख्य केंद्र बिंदु, मुख्य नाभि का काम करते हैं, एक महत्वपूर्ण पार्ट अदा करता है पेट्रोल। किस किस चीज में? कच्चे माल के रूप में, ईंधन देने के लिए, और हमारे विनिर्माण वस्त्रों का करने के लिए, रसायन उद्योगों में। ठीक है। भारत में जो पेट्रोलियम की उपस्थिति है वो हमें कहाँ मिलती है? टर्सरी युग की शैलों में। जैसे हमें टर्सरी युग की शैलों में कोयला मिलता था, ऐसे ही हमें यहाँ पर खनिज तेल मिलते हैं। सॉरी, ये अपनति व भ्रंश ट्रैप में पाई जाती है। ठीक है। वलन, अपनति और गुंबदों वाले प्रदेशों में ये वहां पाया जाता है जहां उद्वलन की शीर्ष में तेल ट्रैप हुआ होता है। यानी जो हमें खनिज तेल है ये कहाँ मिलता है? ज्यादातर इसके जो क्षेत्र है खनिज तेल के, ये हम असम के डिगबोई क्षेत्र में, बंबई से 100-200 किलोमीटर दूर मिलता है। लेकिन ये यहाँ क्या कह रहा है? वलन, जहां पर वलन क्रिया होती है, अपनति होती है, जहां पर गुंबद होते हैं, उन प्रदेशों में यह पाया जाता है शीर्ष रूप में, तेल ट्रैप के रूप में। तेल धारक परत, जो तेल को सोख लेती है, ऐसी परत सरंध्र चूना हो सकता है, पत्थर हो सकता है, बालू पत्थर हो सकता है, जिनमें से तेल प्रवाहित होता है। मध्यवर्ती असरंध्र परतें तेल को ऊपर उठने व नीचे रिसने पर रोकती हैं। जो बीच की जो परतें होती है असरंध्र, जिनके अंदर से हम खनिज तेल को रिश्ते हुए प्राप्त करते हैं। पेट्रोलियम सरंध्र और असरंध्र चट्टानों के बीच भ्रंश ट्रैप पर पाया जाता है। दोनों तरह की चट्टानों मिलता है, सरंध्र में भी, असरंध्र में भी। प्राकृतिक गैस हल्की होने के कारण खनिज तेल के ऊपर पाई जाती है। खनिज तेल नीचे मिलेगा और गैस ऊपर मिलेगी। ठीक है। भारत में कुल पेट्रोलियम उत्पादन का 63% भाग हमें कहां से मिलता है? मुंबई खाई से। अगर आपसे पूछे पेट्रोलियम का सबसे ज्यादा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो मुंबई खाई। ये बंबई से थोड़ा सा दूर है, 100-150 किलोमीटर। 18% गुजरात से और 16% हमें असम से। 3 जगहों से हमें मिलता है। तो आप मैप में कोयले के साथ साथ आज एक पहला कोयले का, दूसरा खनिज तेल भी डालें, पेट्रोलियम और खनिज तेल। इनका प्रयोग हम कहां से कर सकते हैं? ठीक है। अंकलेश्वर है, खंबात है, अहमदाबाद है, कनौल है, ये सब तेल उत्पादक क्षेत्र है सारे के सारे। अंकलेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। असम सबसे पुराना, अंकलेश्वर सबसे महत्वपूर्ण, दिग्बोई, नहर कटिया, मोरन, पुगरी जल, सब में से हमें तेल प्राप्त होता है, खनिज तेल। ठीक है। आपने आज कोयले के बारे में और किसके बारे में पढ़ा? पेट्रोल के बारे में। आपको इनसे संबंधित जो भी छोटे क्वेश्चन बनते हैं एक बार वो देख लेती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कौन से। बाकी मैं एनसीईआरटी की
बुक्स जो भी आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं वो सब उठाकर मैं इसमें डाल दूंगी CRF में, आप वहां से ले लेना। आज आपके 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए बेटा, कोयले का और खनिज तेल का। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो भी बनेंगे वो आपके पास आ जाएंगे। मुंबई हाई जो है ये बंबई से 176 लगभग 175 क्षेत्र आप लिख सकते हो, इतना दूर है उत्तर दक्षिण महाराष्ट्र के तट से। मैप में पूछा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। कोयले की चारों किस्में, कोयले की विशेषताएं और कोयला किस तरह से बनता है और कितनी युग शैलों में मिलता है, सब आपको पढ़ना है। और खनिज तेल के बारे में पूरा पढ़ना है, याद भी करना है और लिखना भी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। हाँ जी बेटा, टाइम बताइए, है आपके पास कुछ? 15 मिनट, बस 5-7 मिनट है। नेक्स्ट टॉपिक को नहीं शुरू करेंगे क्योंकि फिर वो होगा नहीं। इसमें बार बार एक चीज आ रही है, सरंध्र और असरंध्र चट्टानें, यानी ऐसी चट्टानें जिनसे रिश्ते हुए रूप में हमें खनिज प्राप्त होता है, और असरंध्र जिनसे हमें गहराई तक खोद के निकालना पड़ता है। ठीक है, इनमें दोनों टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम समझ आ गया? कोयले का, कोयला मोस्ट इंपोर्टेंट है मैथ की दृष्टि से भी, आपके क्वेश्चन के हिसाब से भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डालकर इसको याद कर लेना है। कोयला और खनिज तेल दोनों ऊर्जा के परंपरागत संसाधन है और अनवीकरणीय संसाधन है। अगर ये एक बार खत्म हो जाए तो इनको बनने में बहुत टाइम लगता है, लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे इनको बनाने में। अच्छी तरह से पढ़ना है, बिल्कुल याद हो जाएगा आपके, ऐसा नहीं है ये मुश्किल है। जब तक किसी चीज की गहराई तक नहीं जाओगे तब तक वो चीज मुश्किल ही लगेगी। जब याद करना शुरू करोगे तो ठीक हो जाएंगे आप। ठीक है बेटा, क्यों, क्या समझ नहीं आया, क्या कहना चाह रहे हो? तो फिर आप कहाँ से ज्वाइन कर रहे हो? कोई होगा बेटा नया पेज हो, फोन के बारे में मेरे को ज्यादा। आपने जो स्कूल में नंबर दे रखा ना, फोन नंबर, उसी से चलेगा बेटा। 30 मिनट पे डाल के देखो, लॉगिन कर लूंगी मैं। सरंध्र पढ़ते वो होती हैं, एक बार बार मीनिंग आ रहा था आपको समझ में नहीं आया तो इसको देख लो। जो तेल धारक होती हैं, जो तेल को शोषित करती हैं, और असरंध्र पढ़ते वो होती हैं जो तेल को ऊपर उठाने और नीचे रोकने में मदद करती हैं। ये बार बार आपके टॉपिक में आ रहा था कि सरंध्र और असरंध्र चट्टानों के बीच में ब्रंश ट्रैप में मिलते हैं। तो ब्रंश ट्रैप होता है कोई खंडित चट्टाने बीच में जो ट्रैप सा बन जाता है, और ये वलन अपनीति और गुंबदों वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं। वहां दो चीजों के रूप में सरंध्र और असरंध्र, सरंध्र होती है तेल धारक परतें, असरंध्र होती है जिनसे तेल प्रवाहित हो जाता है, ये तेल को ऊपर नीचे जाने से रोकते हैं। ठीक है बेटा, ये कुछ थोड़े से 2-3 शब्द मुश्किल थे, मैंने बाद में लेसन पूरा करने के बाद समझाऊंगी, टॉपिक को पूरा करने के। आज की जो टॉपिक है दोनों आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और दोनों ही अच्छी तरह से आपने करने हैं। मैं 5 मिनट पहले क्लास को छोड़ती हूँ और 5 ही मिनट पहले मैं ज्वाइन करती हूँ। तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम होती है ना ज्वाइन होने में, 5 मिनट पहले हो जाए तो आप उसी समय मेरे से कॉल कर लिया करो। ठीक है बेटा, चलो नाउ यू कैन लीव आउट। हाँ जी, हाँ जी, नेक्स्ट क्लास की तैयारी कर लो बेटा। हेलो, हाँ जी बेटा, क्वेश्चन देख लेना CRF से जरूर।
हाँ बेटा, आप क्लास लीव आउट करो, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है आपका। हेलो। हाँ जी, मैं क्लास लेफ्ट कर रही हूँ, आप भी छोड़ो। हेलो बेटा, जल्दी करो। ठीक है मिस।